Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पीटी 365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशेंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट पीटी 365, जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो एंड किया था। तो हमने जैनिज़्म से रिलेटेड पीवाईक्यूज़ देखे थे आर्ट एंड कल्चर के। अब हम एंशियंट हिस्ट्री वाले पार्ट में जो जैनिज़्म से रिलेटेड पीवाईक्यू है उसको देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखो आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा। तो क्वेश्चन है 2017 का, विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो सौतांत्रिका एंड समितिया वर द सेक्ट्स ऑफ जैनिज़्म। तो बोल रहा है सौतांत्रिका और समितिया सेक्ट्स ऑफ जैनिज़्म है, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड है स्थाविरवादीन हेल्ड दैट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फिनोमिना वर नॉट होली मोमेंट्री बट एग्जिस्टेड फॉर एवर इन इट्स लेटेंट फॉर्म। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि हमेशा ये मोमेंट्री नहीं है बट एग्जिस्टेड फॉर एवर, हमेशा से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसका सिर्फ स्टेटमेंट 2 सही है, क्योंकि सौतांत्रिक और समितिया जैनों के सेक्ट नहीं है। जैनों के सेक्ट है दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, तो आई होप ये स्टेटमेंट ये समझ आया होगा आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था 2018 में जो आया हुआ था, विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिस इन इंडिया द स्थानकवासी सेक्ट बिलोंग्स टू। तो ऑप्शन है बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, वैष्णविज़्म और शैविज़्म। तो इसका आंसर है जैनिज़्म। तो स्थानकवासी जैनिज़्म में होते हैं। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और आया हुआ है जैनिज़्म से रिलेटेड, वो अभी अपन देखते हैं। ये द क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू श्राइन्स, कि कौन से जगह पे कौन से श्राइन है, केव्स एंड श्राइन्स। तो 1 मिनट वेट करो, ये क्वेश्चन, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ 2023। तो बेस साइट्स दी हुई है और क्या चीज़ के लिए फेमस है ये बताना है। तो बेस नगर इज़ फेमस फॉर शेवाइट केव श्राइन बोल रहा है, भाजा बुद्धिस्ट केव श्राइन के लिए बोल रहा है, और सीता नवसाल जैन केव श्राइन के लिए बोल रहा है। तो बोले हाउ मेनी ऑफ द अबव आर करेक्टली मैच्ड। तो इसमें आंसर है ओनली 2, क्योंकि जो सीता नवसाल वाला ऑप्शन है ना, ये तो सही है कि ये जैन केव श्राइन है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया ओनली 2। तो इसमें भाजा जो है बुद्धिस्ट केव श्राइन है और सीता नवसाल है वो जैन केव श्राइन है। जो बेस नगर है वो शेवाइट नहीं है, ये विष्णु के लिए फेमस है। किसके लिए? विष्णु जी के लिए। तो ये आई होप समझ आया होगा आप लोगों को। तो अपना यहाँ पे जैनिज़्म से रिलेटेड पीवाईक्यूज़ अपने ख़त्म हुए हैं, आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट के भी और एंशियंट हिस्ट्री वाले पार्ट के भी। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में। तो देवी अहिल्याबाई होलकर recently the 300th birth anniversary of Malwa Queen देवी अहिल्याबाई होलकर was celebrated on 31st May को सेलिब्रेट किया गया था देवी अहिल्याबाई होलकर की बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है, तो देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 1725 से 1795 के बीच में थी। ये पैदा हुई थी अहमदनगर 1725 में। फादर थे इनके मुनकोजी राव शिंदे और हस्बैंड थे कांदेराव होलकर। फिर उसके बाद इनके कुछ लाइफ हिस्ट्री के फैक्ट्स दिए हुए हैं, उसमें अपन सीधे इनके उस पे आते हैं, क्वीन ऑफ मालवा वाले पार्ट पे। तो एक क्वीन ऑफ मालवा थी 1767 में। बिकेम द रूलर ऑफ मालवा आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ। ही वॉज किल्ड इन द बैटल ऑफ खुम्बर। तो बैटल ऑफ खुम्बर में इनकी डेथ हो गई थी और फादर इन लॉ की भी डेथ हो गई थी। शी हैड अपॉइंटेड टुकोजी राव होलकर, एडॉप्टेड सन ऑफ मल्हार राव होलकर, एज द कमांडर ऑफ हर आर्मी। तो इन्होंने एक दूसरे को कमांडर ऑफ आर्मी अपॉइंट कर दिया था। शी इस्टेब्लिश्ड माहेश्वर, जो माहेश्वर सिटी है उसको इस्टेब्लिश किया था। माहेश्वर सिटी है उसको इस्टेब्लिश किया था मध्य प्रदेश में एज द सीट ऑफ होलकर डायनेस्टी। तो होलकर डायनेस्टी की सीट के जैसे माहेश्वर सिटी को इस्टेब्लिश किया था। जो माहेश्वरी और चंदेरी साड़ी फेमस है ना, तो उसी में से एक माहेश्वर। फिर की कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या थे कि टेम्पल के रिकन्स्ट्रक्शन के लिए इन्होंने काम किया था। तो टेम्पल के रिकन्स्ट्रक्शन में पहला था काशी विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी उत्तर प्रदेश, जो वेस्टर्न बैंक ऑफ गंगा में है एंड इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग। तो काशी विश्वनाथ क्या है? वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग है। दूसरा है सोमनाथ टेम्पल, जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, जो गुजरात कोस्ट में है।
बिलीव टू बी द फर्स्ट ज्योतिर्लिंग, तो ये फर्स्ट ज्योतिर्लिंग है, डिवोशनल श्राइन ऑफ लॉर्ड शिवा। अब सोमनाथ मंदिर को किसने रेड कर दिया था? महमूद गजनी ने रेड किया था एंड अटैक्ड बाय दिल्ली सल्तनत, और इसको दिल्ली सल्तनत ने भी अटैक किया था एंड औरंगजेब। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वॉज गिवन बाय अल बरूनी, जब अल बरूनी आए थे इंडिया में तो इन्होंने सोमनाथ टेम्पल का डिस्क्रिप्शन दिया था। अब आर्ट कौन कौन से पैट्रोनाइज किए थे इन्होंने? संस्कृत स्कॉलर खुशाली राम एंड मराठी पोएट मोरोपंत एंड शाहिर अनंत पांडी। मोरोपंत कौन थे? ही रोड पॉलिटिकल कमेंट्री ऑन रामायण एंड महाभारत। अ नंबर ऑफ, फिर जो शाहिर अनंत फांडी थे वो नोन फॉर इट्स कंपोजिशन ऑन लवानी एंड पोवाडास, तो लवानी और पोवाडास लिखते थे वो। फिर सोशल डेवलपमेंट में आएंगे तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन था? विमेन एजुकेशन के लिए, विडो रीमैरिज के लिए, रेजिस्टेड इविल प्रैक्टिसेस लाइक सती एंड अनटचेबिलिटी, तो ये इसका पोजीशन करती थी। फिर मेन स्ट्रीमिंग कौन कौन से ट्राइब्स को उन्होंने मेन स्ट्रीम किया था? भील और गोंड ट्राइब्स को एंड लोअर कास्ट को। अब इकोनॉमिक उसमें आएंगे तो क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था? माहेश्वर और इंदौर, ये जो दो सेंटर ऑफ ट्रेड और ट्रेड एंड कॉमर्स बनाए गए थे। शी ऑल्सो प्रमोटेड माहेश्वरी वीविंग, जो अभी मैंने बोला ना माहेश्वरी साड़ी, उसको प्रमोट किया था। माहेश्वर साड़ी और फैब्रिक को जीआई टैग मिला हुआ है एमपी का, ठीक है। फिर होलकर डायनेस्टी के बारे में देखते हैं, तो पार्ट ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी, जो होलकर थे ना वो मराठा कॉन्फेडरेसी के पार्ट थे। अदर प्रोमिनेंट मेंबर्स इंक्लूडेड भोसले ऑफ नागपुर, गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा और सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, तो ये तीन भी थे मराठा कॉन्फेडरेसी में। फिर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, उसमें मल्हार राव सेकेंड थे 1811 से 1833 के बीच में, हु रूल्ड द होलकर डायनेस्टी, प्लेड अ पाइवोटल रोल इन द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1870 से 1819 के बीच में। आफ्टर मल्हार राव टू वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ माहितपुर एंड द ट्रिटी ऑफ मंदसौर, तो कौन सी ट्रिटी साइन हुई थी? ट्रिटी ऑफ मंदसौर इन 1818, विच हैंसफोर्थ गवर्न रिलेशन बिटवीन होलकर्स एंड ब्रिटिश, तो इससे होलकर और ब्रिटिश के रिलेशंस फिर आगे के लिए गवर्न हुए। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं नाना जगन्नाथ शंकर सेठ। तो महाराष्ट्र कैबिनेट हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू आस्क द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज टू रीनेम मुंबई सेंट्रल CST, मुंबई जो CST रेलवे स्टेशन है उसको रीनेम करने के लिए ऑन द नेम ऑफ नाना जगन्नाथ शंकर सेठ। तो अब नाना जगन्नाथ शंकर सेठ थे कौन? अर्ली लाइफ ऑफ पढ़ेंगे पहले हम, 1803 से 1865 तक ये थे। तो इनका बर्थ हुआ था ब्राह्मण फैमिली में इन थाने डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। इनके फादर का नाम था शंकर मुरकुटे। अब आइडल्स एंड इन्फ्लुएंसेस में क्या था? ही वॉज ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय द मर्चेंट एंड फिलेंथ्रोपिस्ट श्री जमशेदजी जी बॉय, तो इनसे ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। अब इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है? आर्किटेक्ट ऑफ मुंबई में इन्होंने क्या, इनको आर्किटेक्ट ऑफ मुंबई बोला जाता है बेसिकली, तो इन्होंने क्या क्या किया था? बिल्डिंग्स की प्लानिंग की थी, स्ट्रीट्स की प्लानिंग की थी, और बॉम्बे में अलग अलग जो एवेन्यूज़ बने हुए हैं उसकी प्लानिंग की थी। फिर एजुकेशन पैट्रोनेज, तो डोनेटेड फैमिली ओन्ड लैंड, जो इनका खुद की फैमिली का जो लैंड था उसको डोनेट कर दिया था फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स एंड एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। ही फाउंडेड द नेटिव स्कूल ऑफ बॉम्बे, एक नेटिव स्कूल ऑफ बॉम्बे था ऑर्गेनाइजेशन, उसको इस्टेब्लिश किया था इन्होंने, जो आगे जाके एलिफेंट स्टोन कॉलेज में कन्वर्ट हो गया 1856 में। अब कल्चर के नाम पे प्रमोटेड डॉक्टर भाऊ दाऊजी लाड म्यूजियम इन बाइकुलर, तो एक म्यूजियम बनाया था इन्होंने। कंस्ट्रक्टेड भवानी शंकर टेम्पल एंड अ राम टेम्पल, तो भवानी शंकर टेम्पल भी बनाया और राम टेम्पल भी बनाया। फिर रेलवे प्रोजेक्ट की बात करें तो ही गेव इम्पेटस फॉर द प्रोजेक्ट फॉर द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया बिटवीन बोरीबुंडर एंड थाने, तो जो पहली ट्रेन चली थी उसके लिए भी इन्होंने इन्फेसिस दिया था 1853 में। अब पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन क्या थे? इंडियन नॉमिनेटेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बॉम्बे, तो पहले नॉमिनेशन चलता था तो उसमें ही वॉज नॉमिनेटेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बॉम्बे, और ये इंडियन मेंबर थे टू द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई, अलग अलग जगह की एशियाटिक सोसाइटी थी, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई के ये मेंबर थे। अब लेगेसी और इन्फ्लुएंस की बात करें तो डिस्क्राइब्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय द रिनाउंड स्कॉलर ऑफ इकोनॉमिक्स गंगाधर गडगिल। गंगाधर गडगिल ने इनको आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला है। इन्होंने ही इन्फ्लुएंस किया था फ्रीडम फाइटर्स लाइक दादा भाई नौरोजी एंड जस्टिस रानाडे को। आई होप ये समझ आया होगा, ये वाला जो नाना जगन्नाथ शंकर सेठ जो पर्सनालिटी है उनके बारे में सब क्लियर होगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्वामी दयानंद सरस्वती। न्यूज़ में क्यों है? द गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड अ हाई लेवल कमिटी टू ओवरसी 200th ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशंस कमेमोरेटिंग द 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ दयानंद सरस्वती। तो कौन सी बर्थ एनिवर्सरी रहेगी इनकी? 200th बर्थ एनिवर्सरी रहेगी। दयानंद सरस्वती का टाइम पीरियड कौन सा है? 1824 से 1883 के बीच में। ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर जो मोरवी डिस्ट्रिक्ट में बॉर्न हुए थे, इन काठियावाड़ रीजन गुजरात। इनका ओरिजिनल नाम था मूल शंकर, ठीक है। दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नाम क्या था? मूल शंकर। 1860 में अंडर स्वामी विरजानंद सरस्वती,
तो किसके अंडर? स्वामी विरजानंद सरस्वती जो कि मथुरा में थे, उन्होंने पढ़ाई करना स्टार्ट की। तो पहले उन्होंने पाणिनि पढ़ा और पतंजलि पढ़ा और फिर लोगों को टीचिंग्स देना स्टार्ट कर दिया। अब इनके लिटरेरी वर्क कौन कौन से थे? इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा था हिंदी में। कौन सी बुक लिखी थी? सत्यार्थ प्रकाश। फिर वेद भाष्य भूमिका लिखी थी, वेद भाष्य भूमिका एज एन इंट्रोडक्शन टू हिज वैदिक कमेंट्री। फिर वेद भाष्य लिखी थी, वैदिक कमेंट्री इन संस्कृत ऑन यजुर्वेद। तो 3 बुक कौन कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश इन हिंदी, वेद भाष्य भूमिका वैदिक कमेंट्री है, फिर वेद भाष्य है संस्कृत में, वो भी एक वैदिक कमेंट्री है ऑन यजुर्वेद। फिर दयानंद की फिलॉसफी के बारे में देखते हैं हम। दयानंद क्या मानते थे? तो उनकी वैदिक आइडियोलॉजी क्या थी? डिनाउंसिंग आइडोलेट्री एंड रिचुअलिस्टिक वर्शिप। तो वैसे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे और रिचुअल्स पे भी विश्वास नहीं करते थे। डिनाउंसिंग आइडोलेट्री एंड रिचुअलिस्टिक वर्शिप। बिलीव्ड इन द इनफॉलिबल अथॉरिटी ऑफ वेदास, लेकिन वो मानते थे कि वेदास ही सुप्रीम है। और इनकी जो बुक थी सत्यार्थ प्रकाश इन्फेसाइज्ड रिटर्न टू वैदिक प्रिंसिपल्स। तो इन्होंने बोला था गो बैक टू वेदास, मतलब वैदिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, गो बैक टू वेदास। एडवोकेशन ऑफ धर्मा, फ्री फ्रॉम एनी पार्शलिटी एंड एन एम्बॉडीमेंट ऑफ ट्रुथफुलनेस। अब कास्ट सिस्टम पे इनका क्या बोला था, इनके क्या विचार थे कास्ट सिस्टम पे? कास्ट सिस्टम पे ये बोलते थे, ही क्लेम दैट कास्ट इज़ नॉट सपोज टू बी हेरिडिटरी। मतलब वो बोलते थे कास्ट सिस्टम हेरिडिटरी नहीं है कि जैसे ये ब्राह्मण है तो इसका बच्चा ब्राह्मण ही होगा, ऐसे हेरिडिटरी नहीं है ये मानते थे। बट रेदर एम्फेसिस करते थे ये इंडिविजुअल के टैलेंट पे कि जिसको जो चीज़ अच्छे से आती है उसके हिसाब से कास्ट सिस्टम होना चाहिए। ही एडवोकेटेड फॉर द सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स विद इन इट। उन्होंने बोला था कि कास्ट सिस्टम के अंदर भी कुछ रिफॉर्म्स करने हैं। फिर ही वॉज अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी एंड एडवोकेटेड वैदिक एजुकेशन फॉर ऑल। तो इन्होंने अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट ही थे ये, बट ये बोलते थे वैदिक एजुकेशन देना चाहिए हर कास्ट वाले को। फिर विमेन एंड एजुकेशन के बारे में देखते हैं, तो ही अपोज चाइल्ड मैरिज एंड फोर्स्ड विडोहुड। तो इन्होंने चाइल्ड मैरिज को अपोज किया था और फोर्स्ड विडोहुड को। ही कैंपेन्ड फॉर द एजुकेशन ऑफ विमेन। द बर्डन ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन वॉज टू बी शोल्डर्ड बाय किंग और स्टेट। तो जो कंपलसरी एजुकेशन था उस पर इन्होंने बोला था कि जो किंग है या स्टेट है, मतलब स्टेट स्पॉन्सर्ड होना चाहिए कंपलसरी एजुकेशन। कंप्लीट ओवरहॉल ऑफ द एजुकेशन सिस्टम बाय इंट्रोड्यूसिंग एंग्लो वैदिक स्कूल्स। तो इन्होंने बोला था कि एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करना है बाय एस्टैब्लिशिंग एंग्लो वैदिक स्कूल्स टू ऑफर इंडियन स्टूडेंट्स एन अपडेटेड करिकुलम इन वैदिक एंड इंग्लिश। फिर पॉलिटिकल फिलोसफी क्या थी कि ये 2 सेंट्रल आइडियाज़ पे विश्वास करते थे। पहला है एनलाइटेंड मोनार्की और दूसरा है इलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। तो एनलाइटेंड मोनार्की मतलब मनुस्मृति से इन्होंने लिया था। दैट इज़ अ मोनार्की थॉरोली रूटेड इन ओबीडियंस टू धर्मा, मतलब धर्मा के हिसाब से मोनार्की होनी चाहिए। फिर इलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन में इन्होंने बोला था कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अब सोशल मूवमेंट्स के बारे में आते हैं, तो सोशल मूवमेंट्स पे इनका क्या विचारधारा थी? ही स्टार्टेड द काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट एंड शुद्धि मूवमेंट। तो काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट और शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया था। शुद्धि मूवमेंट का क्या मोटिव था? शुद्धि मूवमेंट एम्ड टू ब्रिंग बैक द पीपल हु ट्रांसफॉर्म देयर रिलीजन टू इस्लाम। मतलब जो लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे उनको वापस, इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में जो कन्वर्ट हो गए थे उनको वापस हिंदुइज्म में लाना वॉज द शुद्धि मूवमेंट। अब नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं, तो फर्स्ट टू गिव द कॉल फॉर स्वराज। इन्होंने पहली, ही वॉज द फर्स्ट वन हु गिव द कॉल फॉर स्वराज एज इंडिया फॉर इंडियंस। इन्होंने बोला था इंडिया फॉर इंडियंस इन 1876। अ कॉल लेटर टेकन अप बाय लोकमान्य तिलक। तो बाद में इसी कॉल पे डिपेंडेंट थे लोकमान्य तिलक। फिर क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम अ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। इन्होंने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रिटिश का क्रिटिसिज्म किया था, एज वेल एज प्रोवाइडिंग एन एंशियंट इंडियन अल्टरनेटिव। और ये इंस्पायर्ड थे स्वदेशी से। फिर आता है अपना नेक्स्ट जो बॉक्स में लिखा हुआ है, जो इनका ऑर्गेनाइजेशन था आर्य समाज, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, एंड वैदिक स्कूल्स के बारे में पढ़ेंगे। आर्य समाज वो स्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे। तो कहाँ स्टैब्लिश किया गया था? बॉम्बे में, बाय दयानंद सरस्वती। एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फाइनलाइज्ड एट लाहौर। तो मतलब कहाँ पे बोला गया था कि स्टैब्लिश करेंगे? फाइनलाइज्ड एट लाहौर बट स्टैब्लिश्ड एट बॉम्बे। मोनोथीस्टिक हिंदू ऑर्डर है, मतलब जैसे एक पॉलीथीस्ट होते एक मोनोथीस्ट होते, तो मोनोथीस्टिक है हिंदू ऑर्डर है। दैट रिजेक्टेड रिचुअलिस्टिक एक्सेसेस एंड सोशल डॉगमास। तो रिचुअल्स वगैरह को नहीं मानते थे। The main aim is to make universe the best place by all means for human beings to live in. कृन्वंतो विश्व मारयम। ये बोलते थे कि हर इंसान के लिए विश्व एक बहुत अच्छी जगह होनी चाहिए, शांति वाली जगह होना चाहिए। इट वॉज द फर्स्ट हिंदू ऑर्गेनाइजेशन टू इंट्रोड्यूस प्रोसेलिटाइजेशन इन हिंदुइज्म। ये फर्स्ट हिंदू ऑर्गेनाइजेशन था। प्रोसेलिटाइजेशन मतलब जो वही जो भी अपन ने कन्वर्जन पढ़ा ना, तो वापस कमिंग बैक टू हिंदुइज्म इन्होंने पहली बार स्टार्ट किया था। सम प्रिंसिपल्स ऑफ आर्य समाज विच इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ यूनिवर्सलिज्म। तो जो आर्य समाज के कुछ प्रिंसिपल्स है वो यूनिवर्सलिज्म पे बेस्ड है। तो वो कौन कौन से हैं? द सोर्स ऑफ प्योर नॉलेज इज गॉड, एथिकल जस्टिफिकेशंस ऑफ एक्शंस आर मस्ट, एंड रेज ऑफ लॉ नॉलेज मस्ट डिस्पेल द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस।
तो ये 3 इनके प्रिंसिपल्स हैं जो यूनिवर्सलिज्म के हिसाब से हैं। ओपनड अ वास्ट नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्फेनेजेस, तो इन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और ऑर्फेनेजेस स्टार्ट किए थे आर्य समाज के अंदर। तो फर्स्ट दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल बनाया था लाहौर में 1886 में। In 1892 there was a split in आर्य समाज into गुरुकुल दैट इज कंजर्वेटिव एंड कॉलेज ग्रुप दैट इज रेडिकल। तो 2 ग्रुप में ट्रांसफॉर्म हो गए थे, एक गुरुकुल जो कंजर्वेटिव थे, एक कॉलेज ग्रुप था जो रेडिकल था। द लीडर ऑफ द कंजर्वेटिव ग्रुप वॉज स्वामी सहजानंद। जो कंजर्वेटिव ग्रुप था गुरुकुल वाला, उसके लीडर थे स्वामी सहजानंद, और रेडिकल ग्रुप के लीडर थे लाला हंसराज। द स्प्लिट वॉज ड्यू टू द काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट वॉज टू बी प्रमोटेड। अब स्प्लिट हुआ क्यों था कि किस टाइप की लैंग्वेज को प्रमोट करना है, एंड द काइंड ऑफ फूड टू बी फॉलोड। तो लैंग्वेज और फूड के ऊपर डिस्प्यूट हो गया और फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। तो एक बना स्वामी सहजानंद वाला ग्रुप, वो कंजर्वेटिव ग्रुप था, गुरुकुल बोलते थे जिसको, और एक था रेडिकल ग्रुप जो कॉलेज ग्रुप बोलते थे जिसको, और वो उसके हेड कौन थे, लाला हंसराज। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया होगा आर्य समाज के ऊपर, जिसमें अपन ने स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्वामी विवेकानंद। तो ये न्यूज़ में क्यों है? प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली विजिटेड विवेकानंद रॉक मेमोरियल एंड थिरुवल्लुर स्टैचू ऑन द नियर बाय रॉक्स एट कन्याकुमारी तमिलनाडु। तो प्राइम मिनिस्टर की जब अभी तमिलनाडु की स्टेट विजिट थी तो उन्होंने विवेकानंद रॉक मेमोरियल को विजिट किया और थिरुवल्लुर के स्टैचू को भी, कन्याकुमारी में। अब विवेकानंद का टाइम पीरियड क्या था? 1863 से 1902 के बीच में था। अर्ली लाइफ, ये 12 जनवरी 1863 को बॉर्न हुए थे इन कोलकाता। हिज बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूथ डे। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल यूथ डे के जैसे। इनके पेरेंट्स का नाम था विश्वनाथ दत्ता एंड भुवनेश्वरी देवी। स्पिरिचुअल गुरु थे श्री रामकृष्ण, तो रामकृष्ण इनके स्पिरिचुअल गुरु थे। और इनके डिसाइपल्स कौन कौन थे फेमस? तो मार्गरेट नोबल, जिनको सिस्टर निवेदिता बोलते हैं, इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है कोलकाता वाले रीजन में। ठीक है, सिस्टर निवेदिता। अब विवेकानंद रॉक मेमोरियल के बारे में पढ़ते हैं जो कन्याकुमारी में है। ये 1970 में बनाया गया था एंड बिलीव टू बी एट द प्लेस वेयर स्वामी विवेकानंद मेडिटेटेड वंस। तो ये वो वाली जगह है जहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने मेडिटेशन किया था कभी। इट इज सराउंडेड बाय लेकेडिव सी वेयर बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी कन्वर्ज। तो ये कौन सी जगह है जहाँ पे बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और अरेबियन सी कन्वर्ज होती है। इट इज़ ऑल्सो बिलीव्ड टू बी द रॉक वेयर गॉडेस कन्याकुमारी, कन्याकुमारी जो गॉडेस है उन्होंने प्रे किया था लॉर्ड शिवा को। ठीक है, फिर आता है अगला कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड लेगेसी। तो इनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन और लेगेसी है? तो प्रीच्ड वेदांत फिलॉसफी, उत्तर मीमांसा जिसको वेदांत भी बोलते हैं उसको इन्होंने प्रीच किया था। इट इनकॉर्पोरेट्स अद्वैत सिस्टम, विशिष्ट अद्वैत सिस्टम एंड द्वैत सिस्टम, इन सब का कॉम्बिनेशन है। इन्होंने वर्ल्ड की पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एट शिकागो, वहाँ पे एड्रेस किया था वर्ल्ड को इन 1893, और ओरेटर बाय डिवाइन राइट का इनको टैग मिला था। मतलब यहाँ पे इन्होंने ना स्टार्ट किया था अपने उसको भाइयों एवं बहनों से, मतलब स्पिरिचुअलिज्म प्लस कल्चर सबको प्रमोट करना था अलॉन्ग विद साइंटिफिक टेक्नोलॉजी। स्टैब्लिश किया था इन्होंने रामकृष्ण मिशन को 1897 में। द मिशन एंगेजेस इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ सोशल सर्विस इंक्लूडिंग रनिंग हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड कॉलेजेस। फिर प्रमोटिंग साइंटिफिक टेम्परामेंट, 1893 में साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट करने के लिए इन्होंने जमशेदजी टाटा से मीटिंग की थी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्टैब्लिश किया था बैंगलोर में इन 1909। तो विवेकानंद जी का ये कॉन्ट्रीब्यूशन था। और इनका टाइम पीरियड क्या था एक बार देख लो, 1863 से 1902 के बीच में। तो ये मिले थे बट स्टैब्लिश ये बाद में हुआ था IISc 1909 में। ठीक है, आई होप ये क्लियर है विवेकानंद जी के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं श्री रतन नवल टाटा। तो अभी इनकी डेथ हुई है इसलिए इनके बारे में पढ़ना है अपन को। एस्टीम्ड इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट रतन नवल टाटा, जो कि 1937 में बॉर्न हुए थे और इनकी रीसेंट डेथ हुई है 2024 में, हैज़ पास्ड अवे। अब इनके अकम्पलिशमेंट्स क्या क्या थे, इनके लीडरशिप क्या क्या थे? टाटा ग्रुप का रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था इनके उसमें, तो $5 बिलियन से ओवर $100 बिलियन तक हो गया था। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स इन इंडिया, ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करते हैं अपने ग्रुप में। इन्होंने टाटा नैनो लॉन्च की थी। फिर पेटा इंडिया का इनको अवार्ड मिला है फॉर काउ फ्रेंडली फ्यूचर अवार्ड फॉर यूजिंग वेगन इंटीरियर्स इन अविन्य कॉन्सेप्ट कार। तो इन्होंने इनको काउ फ्रेंडली फ्यूचर अवार्ड मिला हुआ है। इनको और कौन कौन से अवार्ड मिले हुए हैं? पद्म भूषण मिला हुआ है, पद्म विभूषण मिला हुआ है, अर्स्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ये हुआ बेसिक रतन नवल टाटा जी के बारे में। आई होप ये क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अवार्ड्स वाले सेगमेंट में अलग अलग टॉपिक को। तो अवार्ड में क्या है, सबसे पहले भारत रत्न के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी भारत रत्न अनाउंस हुए हैं, तो भारत रत्न किसको किसको मिला है?
पीवी नरसिम्हा राव को, चौधरी चरण सिंह को और एम.एस. स्वामीनाथन को। एक बार और देख लीजिए, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम.एस. स्वामीनाथन रिसीव्ड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न। तो भारत रत्न के बारे में देख लेते हैं। भारत रत्न है क्या? ये प्रेसिडेंट देते हैं इंडिविजुअल्स को फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस अक्रॉस एनी फील्ड। तो किसी भी फील्ड में, इसमें डिस्टिंग्विश नहीं है कि इसी फील्ड में देना है भारत रत्न, ठीक है। फिर रिकमेंडेशंस क्या है? रिकमेंडेशन इज मेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू द प्रेसिडेंट। तो प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट को, और कोई फॉर्मल रिकमेंडेशन ज़रूरी नहीं है इसके लिए, नॉर्मली भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर दे सकते हैं। अब रिकॉग्निशन क्या है? रिसिपेंट्स है उनको सैनड मिलता है, मतलब एक सर्टिफिकेट मिलता है साइंड बाय द प्रेसिडेंट अलॉन्ग विद द मेडेलियन। तो एक मेडल मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसपे प्रेसिडेंट का साइन होता है। द अवार्ड डज नॉट कम विथ एनी मॉनिटरी ग्रांट, मतलब इसमें कोई पैसे नहीं मिलते हैं, मॉनिटरी ग्रांट नहीं मिलता है। स्टैब्लिशमेंट क्या है? बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑन जनवरी 2, 1954। तो इसका स्टैब्लिशमेंट किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया था। अब रेगुलेशंस, तो आर्टिकल 19(1) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स अवॉर्डीज फ्रॉम यूजिंग भारत रत्न एज अ टाइटल, प्रीफिक्स और सफिक्स टू देयर नेम। तो जब ना आर्टिकल 18(1) है ना, जिसमें ये बोला गया है कि ये कुछ भी अवार्ड मतलब आपका डेजिग्नेशन नहीं शो करेगा, तो इसलिए अवॉर्डीज़ हैं वो भारत रत्न टाइटल को यूज़ नहीं कर सकते एज प्रीफिक्स और सफिक्स। हाउएवर दे आर अलाउड टू इंक्लूड, लेकिन वो ये इंक्लूड कर सकते हैं कि अवॉर्डेड भारत रत्न बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, बट आप ये बोल सकते हो अवॉर्डेड भारत रत्न बाय द प्रेसिडेंट और द रिसिपेंट ऑफ भारत रत्न इन देयर बायोडाटा, विजिटिंग कार्ड्स और लेटर हेड्स। फिर इनके इनिशियल अवॉर्डीज़ कौन कौन है? पहले इनको और कब कब अवार्ड मिला हुआ, मतलब किस किस पर्सन को अवार्ड मिला हुआ है भारत रत्न का पहले? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, डॉक्टर सी.वी. रमन को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, दैट इज सी राजगोपालाचारी, these were the first recipients of Bharat Ratna in 1954. The award is also open to non-Indians. तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियंस को मिलेगा, नॉन इंडियंस को भी मिल सकता है भारत रत्न का अवार्ड, जैसे मिला हुआ है मदर टेरेसा को, खान अब्दुल गफ़ार खान को और नेल्सन मंडेला को। किसको किसको? मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ़ार खान और नेल्सन मंडेला। फिर और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट भारत रत्न, तो इनिशियली द अवार्ड वाज नॉट कन्फर्ड पॉस्थुमसली। तो इनिशियली क्या था कि डेथ के बाद नहीं देते थे इस अवार्ड को, बट 1966 में चेंज कर दिया। फिर यंगेस्ट रिसिपेंट एंड द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब सचिन तेंदुलकर थे, सचिन तेंदुलकर के पहले किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को भारत रत्न नहीं मिला है, एंड ही वॉज द यंगेस्ट रिसिपेंट 2014 में। अ मैक्सिमम ऑफ 3 अवार्ड्स कैन बी गिवन ईच ईयर। तो हर साल मैक्सिमम 3 अवार्ड दे सकते हैं, विद एन एक्सेप्शन ऑकरिंग दिस ईयर। तो इस साल 2024 में और 1999 में, इस साल 4 लोगों को मिला है और 1999 में 5 लोगों को मिला था, 2024 में 4 लोगों को मिला है, रिसीव दिस ऑनर रिस्पेक्टिवली। अब हम डिज़ाइन देखते हैं कि जो मेडल मिलता है उस भारत रत्न के लिए, उसका डिज़ाइन क्या है। तो शेप एंड इंस्क्रिप्शन, इट इज़ डिज़ाइन इन द शेप ऑफ पीपल लीफ। तो किसके शेप में है? पीपल लीफ के शेप में है, विद भारत रत्न इंस्क्राइब्ड इन देवनागरी स्क्रिप्ट बिनेथ अ सनबर्स्ट फिगर। तो जो भारत रत्न है ना, वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। रिवर्स साइड, इसके अपन अपोजिट साइड में देखेंगे तो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है इन देवनागरी स्क्रिप्ट, प्लेस्ड अंडर एन इंस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट एम्बलम। तो सामने पीपल लीफ में भारत रत्न लिखा हुआ है देवनागरी स्क्रिप्ट में, पीछे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है एम्बलम के नीचे देवनागरी स्क्रिप्ट में। मटेरियल क्या है? एम्बलम, सन एंड रिम ऑफ द अवार्ड आर मेड अप ऑफ प्लैटिनम। तो एम्बलम, सन और रिम प्लैटिनम से बना है, और जो इंस्क्रिप्शन है वो बर्निश्ड ब्रॉन्ज में लिखा हुआ है। फिर प्रोडक्शन है, ये कहाँ पे प्रोडक्शन होता है? कोलकाता के अलीपुर मिंट में बनता है ये, ठीक है। तो आई होप ये समझ आया होगा भारत रत्न क्या है, भारत रत्न अवार्ड और उसकी डिटेल्स के बारे में, जो कि हमने पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, दैट इज़ नोबेल प्राइज़। तो नोबेल प्राइज़ क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है जो एडमिनिस्टर किया जाता है नोबेल फाउंडेशन इन स्टॉकहोम, स्वीडन, बेस्ड ऑन द लास्ट विल ऑफ एल्फ्रेड नोबेल। तो जो एल्फ्रेड नोबेल एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, उनकी लास्ट विल थी कि नोबेल प्राइज़ दिया जाए। तो उनके हिसाब से एक ऑर्गेनाइजेशन है स्टॉकहोम में, वो हर साल अवार्ड देते हैं नोबेल प्राइज़। तो किस किस कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, मेडिसिन और फिजियोलॉजी और पीस। तो जो शुरू के 3 अवार्ड है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, वो रॉयल स्वेडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज देती है। लिटरेचर भी स्वेडिश एकेडमी देती है। मेडिसिन स्टॉकहोम नोबेल असेंबली एट क्रोलिंस्का इंस्टीट्यूट देती है, और पीस वाली नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी देती है। बेसिकली नोबेल प्राइज़ किस किस सब्जेक्ट्स में मिलते हैं ये याद रखना है अपन को। तो 6 सब्जेक्ट्स में मिलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, मेडिसिन और फिजियोलॉजी और पीस। तो विनर्स को मिलता क्या क्या है? विनर्स रिसीव नोबेल डिप्लोमा, अ यूनिक वर्क ऑफ आर्ट,
फिर नोबल मेडल मिलता है और कैश प्राइज़ मिलता है 10 मिलियन स्वीडिश क्रॉनर का। ठीक है, मतलब इसमें कैश प्राइज़ मिलता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें कोई भी मॉनेटरी ग्रांट्स नहीं मिलता है, तो अभी हमने पढ़ा भारत रत्न में नहीं मिलता है मॉनेटरी ग्रांट, बट नोबल प्राइज़ में 10 मिलियन स्वीडिश क्रॉनर का मिलता है। 2024 के विनर कौन कौन है? लिटरेचर में है साउथ कोरियन ऑथर हैंग कैंग। इनका वर्क था द वेजिटेरियन, द वाइट बुक, ह्यूमन एक्ट्स एंड द ग्रीक लेसन्स। फिर पीस में जापानीज़ ऑर्गेनाइजेशन है निहोन हिदानक्यो। उनका काम था एफर्ट्स टू अचीव अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड अचीव करने के लिए उन्होंने जो वर्क किए उसके लिए उनको पीस प्राइज़ मिला है 2024 का। ठीक है, तो आई होप ये नोबेल प्राइज़ वाला चीज़ भी आपको समझ आया होगा। अब अदर इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में हम कुछ अवार्ड देख लेते हैं। तो है पद्मा अवार्ड। प्रेसिडेंट कन्फर्ड पद्मा अवार्ड्स एट राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली। अब पद्मा अवार्ड्स क्या है, 1954 में बनाए गए थे। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, अनाउंस्ड एनुअली ऑन रिपब्लिक डे। तो अनाउंस रिपब्लिक डे में होते हैं, मिलते थोड़े बाद में हैं। ये 3 कैटेगरीज में अनाउंस होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो सिक्वेंशियली है। सबसे बड़ा है पद्म विभूषण, वो एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए मिलता है। उसके बाद है पद्म भूषण जो डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर के लिए मिलता है। फिर थर्ड है पद्मश्री जो डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए मिलता है। ये अलग अलग फील्ड और डिसिप्लिन्स में दिया जाता है, जैसे आर्ट, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स और भी चीज़ें हो सकती है। जनरली ये पॉस्थुमसली नहीं दिया जाता। हाउएवर इन हाईली डिजर्विंग एरियाज गवर्नमेंट कुड कंसिडर ये, लेकिन यदि कहीं एकदम एक्सट्रीम बहुत अच्छा काम है तब गवर्नमेंट सोच सकती है, अपने हिसाब से डिसीजन ले सकती है। अवार्ड डज नॉट अमाउंट टू अ टाइटल एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सफिक्स और प्रीफिक्स। जैसे हमने भारत रत्न के लिए बोला था ना, वैसे ही पद्मा अवार्ड्स को भी सफिक्स और प्रीफिक्स के जैसे यूज़ नहीं कर सकते और ना ही इसको एक टाइटल के जैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक अवार्ड और देख लेते हैं, दैट इज़ अनुभव अवार्ड। तो 7th अनुभव अवार्ड सेरेमनी हुई थी अभी विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में।